नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम आर्ट एग्ज़ाम पॉइंटर कला परीक्षा पॉइंटर यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक कर रहे हैं उसका ये नेक्स्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। जो खास इसके चैप्टर है वे मैं आपको करा रही हूँ। आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आई हूँ वो मौर्यकालीन कला स्तंभ मूर्ति कला से संबंधित है, जिसमें मौर्यकालीन कला और मूर्ति कला के मेन पॉइंट दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इन सभी पॉइंट्स को अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपको इस बुक का पूरा लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मौर्यकालीन कला स्तंभ मूर्ति कला, जिसका टाइम पीरियड है 323 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। पॉइंट देखते हैं पहला, मौर्य काल के साक्ष्य, जहां एक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मौर्य राज दरबार में रहने वाले सीरियाई राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका में संकलित हैं। यानी कि जो मौर्यकालीन के साक्ष्य हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें भी मिले हैं, और सीरिया के राजपूत थे जो मेगास्थनीज, उनकी बुक इंडिका में भी दिए गए हैं या उसमें प्रकाशित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में की थी। वह मगध साम्राज्य का स्वामी था और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस सदी में की थी? तो चौथी शती ईस्वी पूर्व में की थी। और मगध जो साम्राज्य था उसका स्वामी कौन था? तो वह था मौर्य साम्राज्य के जो स्वामी थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी राजधानी जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमारे निकल के आते हैं। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इस एक दो लाइन जो मेन पॉइंट की दी हुई होती है उसमें से ही आप क्वेश्चन निकालेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में एक भव्य राजप्रसाद तथा उसमें एक विशाल सभा भवन का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट देखते हैं, चमकदार पोलिस के कारण राजप्रासाद धातु से बना और अपनी भव्य सुंदरता के कारण देव निर्मित जान पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद चंद्रगुप्त का पौत्र यानी कि चंद्रगुप्त का जो पोता था उसका नाम था अशोक, एक बौद्ध धर्मावलंबी शासक हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, मौर्य काल राजनीति ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, शांति एवं सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप कला के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके पुत्र अशोक ने कला को राजकीय संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। अगला पॉइंट देखते हैं, जनसाधारण के बीच प्रचलित कला संबंधी परंपरा ने भी मौर्य काल में एक निश्चित रूप एवं आकार ग्रहण किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस काल की मूर्ति कला के नमूने अधिकतर प्रस्तर स्तंभों के परगहों पर मिलते हैं। जो नमूने थे इस काल की मूर्ति कला के वो प्रस्तर यानी कि पत्थर के स्तंभों पर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुशीनगर में बैठा शेर व रामपुरवा के स्तंभ पर खड़ा बैल बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, परगहों की चौकियों पर भी अलंकरण बने हैं। जो परगहें थे उनकी चौकियों पर अलंकरण किया गया है। नेक्स्ट है, लोरिया नंदनगढ़ की चौकी पर उभारदार हंस निर्मित किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सारनाथ की चौकी पर गज, वृषभ, सिंह और अश्व यानी कि घोड़ा व उसके मध्य चक्र, धर्म चक्र व रामपुरवा की चौकी पर पंकज व मुकुंद है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल की कला का सुंदरतम रूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराए गए भव्य व ऊंचे स्तंभ हैं। अगला पॉइंट देखिए, यह स्तंभ कला के उत्कृष्ट स्वरूप के आदर्श हैं और इन स्तंभों के शीर्ष भाग में मूर्तियों का निर्माण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्तंभ एक ही पाषाण द्वारा निर्मित है,
अर्थात एकास्म है, जिसका निर्माण चुनार के पत्थर द्वारा हुआ है। यानी कि जो ये स्तंभ हैं वो एक ही पाषाण, एक ही पत्थर को तराश कर काट कर उसको निर्मित किया गया है स्तंभ को। नेक्स्ट पॉइंट है संभवतः चुनार में ही पत्थरों का काट कर इन स्तंभों का निर्माण कराया गया था। अगला पॉइंट है ये शिला स्तंभ जिनको लाट भी कहते हैं, इन शिला स्तंभों को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो लाट से जाना जाता है। लाट भी कहा जाता है स्थूलाकार विशालकाय पहाड़ पाषाण खंड है। विशालकाय यानी कि बहुत बड़े पाषाण के खंड है, यानी कि पत्थर के खंड हैं, टुकड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने अपने समस्त राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़े के 30 से 50 फीट तक के लंबे स्तंभ खड़े करवाए थे। संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त हैं। जो ये स्तंभ हैं अशोक के द्वारा बनाए गए, वो संरचना की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त हैं? 3 भागों में, 3 भागों में विभक्त हैं। पहला है स्तंभ शीर्ष। स्तंभ शीर्ष सारनाथ के आधार पर 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़कर 4 दिशाओं में मुंह किए हुए उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिस पर सिंह, गज, अश्व तथा वृषभ आदि की मूर्तियां निर्मित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सारनाथ का सिंह शीर्ष न केवल शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से वरन उसमें निहित अंतः भाव की दृष्टि से भी अद्वितीय है और प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यह मौर्यकालीन उत्कृष्ट मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण है। अगला पॉइंट देखते हैं सारनाथ में पाया गया अशोक स्तंभ शीर्ष सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पूरे स्तंभ को कलात्मक दृष्टि से देखने पर सर्वाधिक कलात्मक महत्व का स्तंभ शीर्ष भाग है। अगला पॉइंट देखते हैं स्तंभ शीर्ष भाग पर उल्टे कमल पुष्प के रूप ऊपर वर्गाकार या चतुर्भुजाकार एक पीठिका है और इस पीठिका के आकार को अनेक प्रकार के अलंकृत किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं पीठिका पर तीसरे आयाम पर खड़ी या बैठी पशु की मूर्ति निर्मित है। अगला पॉइंट है शीर्ष भाग की विशेषता है कि उल्टे कमल की आकृति से लेकर पशु मूर्ति तक सभी में एक पाषाण खंड प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है शीर्ष स्तंभ वाली मूर्तियां इस काल की मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब देख लेते हैं इसका जो सेकंड खंड है, भाग है, उसके बारे में। अंड या माया, यह भाग गोलाकार है जिस पर चक्र, लता, पशु व अधोमुखी कमल, पुष्प, दल आदि सज्जित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्तंभ का दूसरा भाग गला अबैक्स है। यह देखने में घंटाकार जान पड़ता है किंतु वास्तव में यह उल्टे कमल की आकृति का है। मौर्य कालीन कलाकारों ने उल्टे कमल को पृथ्वी का परिचायक माना है तथा सिंह, गज, अश्व आदि चिन्हों के रूप में सम्राट अशोक के विविध उदांत पक्षों का प्रतीकात्मक रूप से उत्कीर्ण किया है। ये देखिए यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर लोरियानंदनगढ़ अशोक स्तंभ दिया गया है और ये वृषभ का दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से जो उल्टा कमल बनाया गया है वो इस प्रकार से है। कभी कभी चित्र दे दिया जाता है, जैसे एंटी नेट में ज़्यादातर चित्रों को दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्तंभ का तना। स्तंभ का तना, यहाँ पर देखिए यह भाग मूलतः स्तंभ है जो नीचे से ऊपर की ओर पतला होता जाता है। मतलब जो स्तंभ बनाए गए हैं वो नीचे से मोटे हैं और ऊपर जाते जाते वो पतला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्तंभ का तीसरा भाग ध्वज या तना है। इसी भाग पर अशोक के लेख अंकित किए गए हैं जिन पर ऊपर के भाग के समान ही ओपदार पालिश की गई है। अगला पॉइंट देखिए यह ओपदार पॉलिश मौर्यकालीन कलाकृतियों की महत्वपूर्ण विशेषता है जो हजारों साल व्यतीत हो जाने के बाद भी उतनी ही चमकदार है जैसी निर्माण काल में थी। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी यात्री युवांग च्वांग ने अशोक द्वारा स्थापित 15 स्तंभों का उल्लेख किया है जिसमें से 13 निम्न हैं। 13 के नाम इस प्रकार दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला देखिए सारनाथ स्तंभ जिस पर 4 सिंगों यानी कि शेरों का शीर्षक है। दूसरा है सांची स्तंभ जो मध्य प्रदेश रायसेन में है। तीसरा है रामपुरवा स्तंभ
चंपारण बिहार में स्थापित वृषभ शीर्षक युक्त लेख रहित है। इसमें कोई लेख नहीं है। नेक्स्ट देखिए लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ सिंह शीर्षक युक्त, इसमें भी सिंह शीर्षक दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 5 निगलीवा गांव का या निगाली सागर में स्थापित, निगलीवा गांव या निगाली सागर में स्थापित। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ कौशाम्बी से अकबर द्वारा प्रयाग दुर्ग में लाया गया। नेक्स्ट देखिए लोरिया अरराज स्तंभ चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है रुम्मीनदेई लुम्बिनीवन में स्थापित अश्व शीर्षक से युक्त है। अगला देखिए रढ़िया गांव चंपारण बिहार में स्थापित है। टोपारा दिल्ली फिरोजा शाह द्वारा अंबाला के टोपारा गांव में फिरोज शाह कोटला में स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं बसाड़ बाखीरा या कोलवा स्तंभ, यह सिंह शीर्षक युक्त है। अगला है संख्या स्तंभ गज शीर्षक युक्त लेख रहित, ये भी जो संख्या स्तंभ है यहाँ पर गज का शीर्षक है, गज को इसमें दर्शाया गया है और ये इसमें कोई भी लेख नहीं मिलता है, लेख रहित यानी कि कोई लेख नहीं है। नेक्स्ट है मेरठ स्तंभ सन 1356 ईस्वी में सुल्तान फिरोज ने मेरठ से मंगवाया था और अब यह दिल्ली के उत्तर पश्चिम रिज पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन 13 स्तंभों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्तंभों का भी पता चला है। नेक्स्ट है बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के आयतन यानी कि मंदिर की जो प्रतिकृतियां भरहूत की वेदिका पर अंकित हैं, उनमें एक अशोकीय स्तंभ दिखाया गया है। यहाँ देखिए चित्र भी दिया गया है सारनाथ सिंह शीर्षक जो स्तंभ है उसका, सारनाथ का सिंह शीर्ष, ये इसका चित्र दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट देख लेते हैं सारनाथ सिंह का शीर्षस्थ परगहा मौर्यकालीन मूर्तिकला की दृष्टि से अद्वितीय है। नेक्स्ट है शीर्ष के शिखर पर धर्म चक्र परिवर्तन का स्थान अर्थात सर्वोपरि बुद्ध को महत्वपूर्ण व श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं चौकी पर उत्कीर्ण 4 पहिए धर्म चक्र के लक्ष्य हैं, जो चौकी पर 4 पहिए हैं वो धर्म के लक्ष्य से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है शीर्ष के 4 सजीव केसरी पीठ से पीठ मिलाए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए निर्भयता व गौरव का भाव लिए हुए आसीन है। नेक्स्ट देखिए स्तंभ शीर्ष के विविध अंग। पहला देखिए इसमें बिना माठा हुआ नीचे का बुनियादी पत्थर जिसके ऊपर स्तंभ यष्टि खड़ी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्तंभ अथवा ऊंची लाट, जो सिंह शीर्षक जो स्तंभ है उसका स्तंभ ऊंची लाट का बना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पूर्ण घट जिसमें बड़ा और प्रफुल्लित पद्म कोश है। अगला पॉइंट देखते हैं गोल अंड या चौकी जो दिग्मंडल या चक्रवाल की आकृति की है, उस पर 4 महाअज्ञानेय पशु हाथी सिंह घोड़ा वृषभ और 4 छोटे चक्र अंकित किए गए हैं। अगला पॉइंट है 5 4 सिंह को जो पीठ सटाए उकड़ू बैठे हैं, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सारनाथ स्तंभ में अंकित घोड़ा हाथी सिंह और बैल ये चारों पशु मूलतः भारतीय हैं और प्राचीन युग में चारों दिशाओं के प्रतीक माने जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सारनाथ स्तंभ में अंकित चारों पशुओं के जो प्रतीक किस रूप में माना जाता है, तो यह माना जाता है चारों दिशाओं के प्रतीक के रूप में। अगला पॉइंट देखते हैं सिंह शौर्य निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। सिंह जो सिंह है शेर है वो शौर्य निर्भीकता यानी कि जो निर्भय होते हैं निडर होते हैं और स्फूर्ति का प्रतीक है। अगला देखिए गज यानी कि हाथी, हाथी जो है वो चातुर्य चतुरता विचारशीलता और ऐश्वर्य का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं वृषभ यानी कि बैल जो भूमि की उर्वरता का प्रतीक है, भूमि जो उपजाऊ होती है भूमि की उपजता उर्वरता का प्रतीक है। अगला है अश्व, अश्व राज्य के विस्तार का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं मौर्यकालीन शिल्प कला में प्राप्त स्तंभों के अतिरिक्त मूर्ति शिल्प भी प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं यह मूर्ति शिल्प लोक कला के अंतर्गत आती है क्योंकि गैर शासकीय शिल्पियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट है लोक जीवन में यक्षों और यक्षिणियों की पूजा परंपरा बुद्ध के पूर्व से ही चली आ रही है। जो यक्ष और यक्षिणी होती हैं उनकी पूजा जो हुई है वो लोक जीवन में बुद्ध के जो जीवन चरित्र था उससे पहले से ही यह प्रचलन में है। नेक्स्ट है वैदिक काल में भी यक्ष पूजा के संकेत मिलते हैं। जो वैदिक काल था उसमें भी यक्ष यक्षिणी की पूजा के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद, अथर्ववेद, गोमिल, गृहसूत्र आदि ग्रंथों में यक्ष पूजा के संकेत प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियां। बोध गया में एक बलवे पत्थर का वज्रासन जो वज्रासन है वो पाया गया है जिस पर मौर्यकालीन ओपदार पालिश है। अगला पॉइंट है कालसी की चट्टान के हाथी का केवल रेखांकन उकेरा गया है जिसके पैरों के बीच में ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण है। गजतमे यानी सर्वश्रेष्ठ हाथी, जो वहां पर लेख उत्कीर्ण है वो है गजतमे यानी कि सर्वश्रेष्ठ हाथी। अगला पॉइंट देखते हैं उड़ीसा के पुरी जिले के अंतर्गत धौली नामक स्थान की एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख उत्कीर्ण है और उसी चट्टान के अग्रभाग में एक विशालकाय हाथी उकेरा गया है जो मौर्यकालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। दोस्तों अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है या समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको दो से तीन बार देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वेसनगर मध्य प्रदेश से कल्पसूत्र स्तंभ शीर्ष मिला है जो कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ये यक्ष मूर्तियां मथुरा के, उड़ीसा, वाराणसी, विदिशा और पाटलिपुत्र से सुपरिक तक के विस्तृत क्षेत्र में पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मथुरा जिले के परखम, बड़ौदा, झील का नगरा, पटना के विभिन्न भागों से प्राप्त तथा ग्वालियर, भोपाल के बेसनगर से यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर चित्र दिया गया है चामरधारणी यक्षी, दीदारगंज, पटना। यहाँ पर जो दिया गया है चामरधारणी यक्षी है ये और ये दीदारगंज पटना में संग्रहित है। इसके पॉइंट देख लेते हैं। पटना से प्राप्त चामरधारणी यक्षी पर मौर्यकालीन शैली की चमक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त चामरधारणी की ओपदार मूर्ति जो वर्तमान में पटना संग्रहालय में संग्रहित या सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है चामरधारणी की ओपदार प्रतिमा अशोककालीन मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट एवं अद्वितीय उदाहरण है। यह मूर्ति चुनार के लाल बलवे पत्थर से बनी हुई है और यह मूर्ति लगभग कितने फीट की है? 5 फीट 6 इंच ऊंची है। यहाँ पर अन्य मूर्तियां हैं जो उनके बारे में देख लेते हैं। अन्य मूर्तियां हैं जो भोपाल के निकट बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है जिस पर स्थानीय नाम तेलिन है जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। नेक्स्ट है ग्वालियर जनपद पद्मावती वर्तमान में पवाया से प्राप्त लेख युक्त यक्ष की प्रतिमा जो अब ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पटना से ही एक और जो प्राप्त अन्य लेख युक्त यक्ष की मूर्ति है जो भारतीय संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट देखिए वाराणसी के राजघाट से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा जो अब भारत कला भवन काशी में संग्रहित है। अगला पॉइंट देखते हैं उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से प्राप्त हुई कई अन्य यक्ष मूर्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए गुप्तकालीन मंदिर कला। गुप्तकालीन मंदिर कला के बारे में यहाँ पर मेन पॉइंट दिए गए हैं। धार्मिक वास्तुकला के मंदिर प्रमुख उदाहरण है। धार्मिक वास्तुकला के मंदिर प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण में भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट विकास देखने को मिलता है। अगला देखिए पॉइंट गुप्त काल के पूर्व के मंदिरों को सुरक्षित रूप में न मिलने के कारण मंदिर वास्तुकला की रूपरेखा, शैली और विकास क्रम आदि के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अगला पॉइंट देखते हैं 4th शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्तकाल मंदिर के विभिन्न अंगों का विस्तार एवं विकास हुआ था। जो 4ठी शताब्दी थी उससे लगाकर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक में गुप्त काल के मंदिर के विभिन्न अंगों का विस्तार या विकास या निर्माण हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं गुप्त काल के मंदिरों के मुख्य अंग।
जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर मंदिर के मुख्य अंग होते हैं। गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर ये होते हैं मंदिर के प्रमुख अंग। जगती वह चबूतरा होता है जिस पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो उसकी नींव होती है और उसका जो धरातल होता है उसको जगती कहते हैं, चबूतरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहले जगती 2-2.5 फीट का होता था परंतु बढ़ते बढ़ते 25 फीट का हो गया है, जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर जिसका गर्भगृह मंदिर का मुख्य कक्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें देव प्रतिमा की स्थापना की जाती है। जो जगती होती है उसमें देव प्रतिमा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, गर्भगृह तीनों ओर दीवारों से बंद होता है। जो गर्भगृह होता है मंदिर में वो तीनों ओर से बंद होता है, एक ओर तो उसमें प्रवेश द्वार होता है और तीनों ओर से वह बंद होता है। नेक्स्ट है गुप्त। अगला पॉइंट देखिए, एक और मुख्य प्रवेश द्वार रहता है। ये देखिए यहाँ पर एक और मुख्य प्रवेश द्वार रहता है और मुख्य प्रवेश द्वार, और जो 3 तरफ से वो दीवार से घिरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुप्त काल में गर्भगृह चौकोर होते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रारंभ में गर्भगृह की दीवारें सादी होती थी किंतु समय के बदलाव के साथ साथ भीतरी व बाहरी ताकों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाने लगी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बाहरी दीवारों को अलंकृत किया जाने लगा है। नेक्स्ट है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के गर्भगृह की तीनों दीवारों पर विशाल ताकों में नर नारायण, शेषशायी विष्णु तथा गजेंद्र मोक्ष के सुंदर दृश्य अंकित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे चलकर बाहर की दीवारों में अनेक मोड़ दिए जाने लगे। अधिक मोड़ की दीवारों वाले गर्भगृह अथवा शिखर को उन मोड़ों की संख्या के आधार पर त्रिरथ, पंचरथ अथवा सप्तरथ कहा जाने लगा। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राचीन काल में मंदिर के प्रवेश द्वारों का अंकन साधारण होता था। दोनों पंखों में गंगा और यमुना की पंक्तियां या मूर्तियां स्थापित रहती थीं। अहिछत्र में बने गुप्तकालीन शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंखों में मकर वाहिनी गंगा और कच्छप वाहिनी यानी कि जो कछवा होता है, कछुए का जो कच्छप वाहिनी यमुना की आदमकद विशाल मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अहिछत्र में बने गुप्तकालीन शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंखों में मकर वाहिनी तथा कच्छप वाहिनी यमुना की आदमकद विशाल मूर्तियां, जो मृण मूर्तियां हैं यानी कि मिट्टी द्वारा बनी गई मूर्तियां मिली हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यहाँ पर देखिए, मकर वाहिनी गंगा, जो गंगा का वाहन होता है वो मकर यानी कि मगरमच्छ होता है, और यमुना का जो वाहन होता है वो होता है कछुआ। मकर गंगा का वाहन होता है और कछुआ यमुना का वाहन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मंडप का स्थान गर्भगृह के सामने होता था। ये मंडप स्तंभ युक्त होते थे। मंडप प्राय 3 ओर से खुले रहते थे। सांची के मंदिर संख्या 17 में मंडप प्रकार का बरामदा मिलता है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर कोणों के अनुरूप शिखर बनाए जाने लगे। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में शिखर छोटे होते थे और बाद में यह अधिक ऊंचे होते गए। मंदिर में 2 शिखर होते थे, एक गर्भगृह के ऊपर अधिक ऊंचा और मंडप के ऊपर थोड़ा कम ऊंचा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गर्भगृह के ऊपर वाला शिखर शीर्ष पर जाकर आमलक कलश और पत्ता युक्त छत्र के अलंकृत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्तकालीन मंदिरों को 2 कोटियों में रखा जाता है, गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिर। गुहा मंदिर और संरचनात्मक मंदिर। गुहा मंदिर के बारे में देख लेते हैं। भारत में पहाड़ की ठोस चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। गुप्त काल में अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया था। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो गुहा मंदिर हैं, गुप्त काल में अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया, जो उसके भी 2 भाग हैं। 2 भागों में इसको बांटा गया है, हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। अब हिंदू धर्म से जो संबंधित गुफाएं हैं, हिंदू धर्म से संबंधित गुफाओं में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की गुफाएं विशेष प्रसिद्ध हैं।
इसका अगला पॉइंट देखिए, विदिशा से लगभग 3 किलोमीटर की सांची से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ पर शैलकृत गुफा की तरह 9 कक्ष हैं। इन 9 गुफाओं में से गुफा संख्या 1 सबसे प्राचीन मानी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, उदयगिरी की 2 गुफाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के अभिलेख अंकित मिलते हैं। इन गुफाओं का निर्माण जो हुआ है वो 381 से 412 के ईस्वी के मध्य हुआ है। गुफा की भीतरी दीवार में अंकित अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उसके सेनापति वीरसेन उपनाम साब ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शैव धर्म से संबंधित इस शैल मंदिर के भीतर एक चौकोर गर्भगृह है जिसकी छत जो है वो सपाट है। सामने के भाग के पत्थर के टुकड़ों को चीन कर या छीद कर जैसे खुरच कर बनाया गया एक मंडप है। अगला पॉइंट देखते हैं, उदयगिरी के वीरसेन कृत शैल मंदिर के द्वारपालों के अंकन के अतिरिक्त कदाचित किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, वराह गुफा मंदिर के गर्भगृह की द्वार शाखाओं में भीतर के बाहर की ओर उभरती हुई 3 पट्टियां हैं। अगला पॉइंट देखिए, वराह गुफा मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना के घट के लिए उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनमें गुप्त संवतः 82 यानी कि 401 ईस्वी में अंकित अभिलेख है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके निर्माण का समय 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। पर्सी ब्राउन नामक विद्वान के अनुसार हिंदू मंदिरों में यह प्राचीनतम है तथा मंदिर निर्माण की प्रेरणा शिल्पियों को इसी से मिली होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन गुफा का नाम अमृत गुफा दिया। वहीं गुफा उदयगिरी की जो गुफा मंदिर श्रृंखला में सबसे बड़ी गुफा है। अगला पॉइंट है, यह गुफा 6.75 मीटर लंबी और 5.90 यानी कि 5.90 मीटर चौड़ी है। इस गुफा की छत को संभालने के लिए अत्यंत अलंकृत 4 स्तंभ बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस गुफा के सामने 3 द्वारों वाला मंडप था। कालक्रम की दृष्टि से उदयगिरी का यह सबसे बाद का गुफा मंदिर है। उदयगिरी के गुफा मंदिरों में बौद्ध गुफाओं वाली भव्यता चारुता नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, संरचनात्मक मंदिर गुप्तकाल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने आकार और शैली की दृष्टि से इन्हें 3 कोटियों में माना है। सपाट छतों वाले मंदिर, शिखर मंदिर, चैत्यनुमा जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, चैत्यनुमा अर्धवृत्ताकार मंदिर। अगला पॉइंट देखते हैं, गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों में छोटे आकार के सपाट छत वाले मंदिर बने हैं। इनमें सांची का बौद्ध मंदिर संख्या 17, मुकुंदरा का मंदिर, मध्य प्रदेश में तिगवा का विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट है सांची का मंदिर। अब इनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। जहाँ पर सांची का मंदिर है उसके मेन पॉइंट दिए गए हैं। सिरपुरा का लक्ष्मण मंदिर, यह सभी मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।